नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो रहेगा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो 2020 में पीजीटी हिंदी का पेपर कंडक्ट करवाया गया था उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे 85 और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का था। ठीक, और टाइम अलॉट किया गया था 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में आपने सॉल्व करने थे 85 क्वेश्चन। और साथ में ध्यान देने वाली बात ये होती है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। ठीक है, यानी यदि आप 4 क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपका कटना था 1 नंबर। तो यानी कि एक क्वेश्चन के गलत होने पर आपका कटता है 0.25 मार्क्स। ठीक, तो साथ में बता दूं कि जो जो भी आपका लेक्चर का पेपर होता है हिमाचल प्रदेश में, इसके लिए सबसे पहले आपके पास एमए होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। यदि किसने हिंदी के लेक्चरर के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले उस व्यक्ति का हिंदी में एमए होनी चाहिए और साथ में बीएड होनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा इसमें टेट नहीं होता है, डायरेक्ट आपका कमीशन होता है। जो आपके पास मैं पेपर लेकर आया हूँ हिंदी लेक्चरर का, ये कमीशन का ही पेपर है जो 2020 में कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, पहला प्रश्न है कि विराग उत्पन्न होने पर वृंदावन जाकर धनानंद किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे। तो जो धनानंद थे वो जिस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे वो हो गए थे निम्बार्क संप्रदाय के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मनोहर किस सूफी काव्य का कथानायक है। तो मनोहर जिस सूफी काव्य के कथानायक थे वो थे इंद्रावती के। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुल्क का कही गए, सबको दाता राम। आलसियों का यह मूल मंत्र देने वाले मल्लुकदास किस काव्यधारा के कवि थे। तो वे कवि थे ज्ञानाश्री निर्गुण काव्यधारा की, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को, बरिज न चाकर को नौकरी। ठीक है, यानी जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस कहे, एक एक कन सो कहाँ जाय का करी। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन थे। तो इसके पंक्तियों के जो रचयिता थे वो थे तुलसीदास जी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कर्म जोग पुनि ज्ञान, उपासना सदा ही भ्रम भ्रमायो, श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो लीला दिभेद बतायो। ठीक है, तो उपयुक्त काव्य पंक्तियों में उद्गृत लीला तत्व जानने का आत्मसाक्ष्य किस कवि का है। तो वे है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से आपका उत्तर कोई भी सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो खड़ी बोली का महाकाव्य में से कोई नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नाटक लाला श्रीनिवास दास का नहीं है। तो दमयंती स्वयंवर श्री जो निवास दास थे उनका नाटक नहीं था, जबकि तप्ता रणधीर और स्योगिता इनके नाटक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी आओ, विचार विचारे आज मिलकर ये समस्या सभी। ठीक है, तो राष्ट्रीय भावना और जागरण स्वर की प्रधानता से युक्त उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन थे। तो इस पंक्ति के रचयिता थे मैथिली शरण गुप्त, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना मुख्यतः स्त्री जीवन की विडंबना को चित्रित करती है। तो वह करती है प्रलय की छाया। ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10वां है निम्नलिखित में से निराला की कौन सी काव्य रचना प्रगतिवादी विचार दर्शन से प्रभावित है। तो वो थी कुकुरमुता। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया देख लो। इसमें कविता दी बताएगी, इस कविता को जो आपने ढंग से पढ़ लेना है तो इसका उत्तर जो सही उत्तर है तो वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता को लिखा गया था सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मृतक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है ऑप्शन नंबर सी, बाकी ऑप्शन नंबर ए, बी और डी आपके पास तीनों के तीनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सामूहिक अवचेतन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो इसके प्रतिपादक थे कार्ल गुस्ताव युंग, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अपने साहित्यकार साथियों के संस्मरणात्मक रेखाचित्र महादेव वर्मा ने अपनी किस पुस्तक में लिखे। तो उसको लिखा था उन्होंने पथ के साथी में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गीति नाट्य सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित है। तो वह रचित है शिल्पी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16
उत्तरपयदर्शी किसकी रचना है? तो ये रचना रची गई थी सच्चिदानंद हीरानंद बादशान अज्ञे के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक या प्रसिद्ध अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहाँ होती है अभिधा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जब एक ही शब्द एक ही अर्थ में अनेक बार प्रयोग किए जाए तथा किसी आकस्मिक भाव को प्रकट करे तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वह अलंकार होता है बीप्सा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है, बीप्सा। क्वेश्चन नंबर 19, शब्दार्थों सहित तो काव्याम अर्थात शब्द और अर्थ का सहित भाव ही काव्य है, किसका कथन है? तो ये कथन है आचार्य भामों का। ठीक है, भामों का, आचार्य भामों का ये कथन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 का, आचार्य भरत के इस रससूत्र की व्याख्या सर्वप्रथम किस आचार्य ने की थी? ठीक है, आपके पास ये जो रससूत्र दिया गया इसकी रचना की गई थी आचार्य भट्ट लोलट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21वां, बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी कृति है? तो कृति है कॉलरिज की। ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी काल में हिंदी के संबंध में आम फहम और खास पसंद भाषा का उपदेश किसने दिया? तो दिया था राजा शिव प्रसाद सितार हिंद ने। ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बीती बिहारी जागरी, ठीक है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घटी उषा नागरी किसके द्वारा रचित काव्य गीत है? तो रचित है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कहानी में संयुक्त परिवार की मर्यादा को प्रतिष्ठित किया गया है? तो बड़े घर की जो बेटी है उसमें संयुक्त परिवार की मर्यादा को प्रतिष्ठित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस नाटक में वैदिक कालीन पृथु की समस्याओं को नेहरू युग की समस्याओं से जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया है पहला राजा। ठीक है, इस नाटक में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, दिलो दानिश किस अनौपचारिक रचना है? किसकी औपचारिक रचना है? ये रचना है कृष्णा सोबती की। ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो रचयिता है नागार्जुन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि है? तो रामविलास शर्मा, गिरिराज कुमार और प्रभाकर, ये तीनों के तीनों इसके कवि है। ठीक है, किसके? तार सप्तक के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति यम नचिकेता, ठीक है, यम नचिकेता की कहानी पर आधारित है? तो वो है आत्मजयी। ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज की कुप्रथा और अनमेल विवाह का भीषण परिणाम दिखाया गया है? तो दिखाया गया है निर्मला में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विवेदी युगीन हिंदी कविता की प्रवृत्ति या विशेषता नहीं है? तो विशेषता नहीं है, व्यक्तिगता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, भारतेंदु का कौन सा नाटक नाट्यरासक या लास्य रूप कहा जाता है? तो कहा जाता है भारत दुर्दशा को। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। नेक्स्ट, जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज के अंत का चित्रण किस नाट्य रचना में हुआ है? तो प्रायश्चित रचना में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34, किस साहित्यकार ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है? तो कहा है हरिवंश राय बच्चन ने। ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद त्रिवेदी का नहीं है? तो वो रेती के जो फूल है वो हजारी प्रसाद त्रिवेदी के नहीं है, जबकि आपका कल्पता, अशोक के फूल और आलोक पर, ये तीनों के तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। ठीक है, नेक्स्ट, शशि बदनी और नायिका ताप हरित है जोए, ये उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है परिकर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 37, निस्संदेह शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें संधि है विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 38, कारवां किस एकांकी संग्रह है? तो ये संग्रह है भुवनेश्वर प्रसाद का। ठीक है, नेक्स्ट,
मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। ठीक है। अनुभूति और अभिव्यक्ति में अद्वैत स्थापित करने वाला यह कथन किसका था? जो कथन था अज्ञेय का, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है, जग में पता नहीं जाने कहाँ। ठीक है। तो जाने कहाँ वह है, ये पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये पंक्ति है मुक्तिबोध की, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित मध्यकालीन कवियों का रचनाकाल ही दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा? तो इसमें सही अनुक्रम में बिहारी, मतीराम, देव, पद्माकर। ठीक है। यानी मध्यकाल जो कवि थे उसमें सबसे जो रचनाएं थी उनकी सबसे पहले लिखी गई थी बिहारी, फिर मतीराम, फिर देव, फिर पद्माकर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाशन काल की दृष्टि से महादेवी वर्मा की जो काव्य रचना है उसका सही अनुक्रम क्या है? तो रचना महादेवी वर्मा की कविता को रचा गया था, सबसे पहले उन्होंने निहार को लिखा था, फिर रश्मि को, फिर नीरजा को, उसके बाद दीप शाखा को, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 43, प्रकाशन काल की दृष्टि से रामधारी सिंह दिनकर की जो काव्य रचना है उसका सही अनुक्रम क्या है? जो प्रकाशन की दृष्टि से देखा जाए तो रामधारी सिंह जो दिनकर है उन्होंने जो कविता लिखी थी सबसे पहले लिखी थी कुरुक्षेत्र, फिर रश्मिरथी। ठीक है। रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रकाशन काल की दृष्टि से हिंदी उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें है त्यागपत्र, नदी के द्वीप, आथा गांव और तमस। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी कविता की जो विकासमूलक समझ के साथ निम्नलिखित विशेषताओं का सही अनुक्रम चुनिए। ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ये आपके पास एक हिमाचल जी के क्वेश्चन। तो भैया आपको जो आपके पीजीटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें टोटल क्वेश्चन तो 85 पूछे जाते हैं, परंतु इसमें से 65 क्वेश्चन आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं और 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जीके के। इसमें आपका हिमाचल जी के, इंडियन जी के, वर्ल्ड जी के, करंट अफेयर कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं 46 की। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लाहौल और स्पीति को जोड़ता है? तो कुंजम दर्रा लाहौल और स्पीति को जोड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा हिमनद भागा और म्यार नदियों को पानी देता है? तो मुलकिला आपका ग्लेशियर जो है वो भागा और म्यार नदियों को पानी देता है। तो मुलकिला आपके पास पड़ता है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऊनी कपड़ों को धोने में काम आता है? तो रीठा का प्रयोग किया जाता है ऊनी कपड़ों को धोने के लिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 49, ट्राउट मछली के संवर्धन में की सुविधाएं हिमाचल प्रदेश के रोडू क्षेत्र में कहाँ पर है? ठीक है। तो ट्राउट मछली के संवर्धन की जो सुविधाएं हिमाचल प्रदेश के रोडू में के चिड़गांव में। ठीक है। चिड़गांव आपके पड़ता है आंध्रा नदी के नज़दीक। ठीक। नेक्स्ट, और बात करूँ चिड़गांव की, चिड़गांव में एक बार बाढ़ भी आई थी, तो आपने पता करना है कि कौन से सन में चिड़गांव में बाढ़ आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी कुल्लू जिले में नहीं है? तो आपके पास क्वेश्चन नंबर डी जो आपके पास बल्ह घाटी है, बल्ह घाटी आपके पास कुल्लू जिले में नहीं है। बल्ह घाटी आपकी सबसे उपजाऊ, सबसे क्वेश्चन इसके लिए क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है बल्ह घाटी, जो डिस्ट्रिक्ट मंडी में पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, वैदिक साहित्यों में ब्यास नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ब्यास नदी को वैदिक साहित्यों में कहा जाता है अर्जिक्या। ठीक है। और संस्कृत भाषा में ब्यास नदी को कहते हैं विपाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, लाहौल किस वर्ष के आसपास चंबा, लाहौल और ब्रिटिश लाहौल में बंट गया था? तो वो बंट गया था 1840 से 47 के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है। और आपको बता दूं कि 1840 के लगभग डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, राजा जगत सिंह और राजा रूप सिंह जिन्होंने 1641 से 42 के बीच मुगल शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया था, किस रियासत के राजा थे? तो वे जगत सिंह राजा थे। ठीक है। नूरपुर की बात करें तो नूरपुर के शासनकाल में सबसे स्वर्ण युग किसके काल रहा है? तो वो रहा है राजा जगत सिंह का। ठीक है। स्वर्ण युग काल नूरपुर के काल में राजा जगत सिंह का रहा था। ठीक है। नेक्स्ट, 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार में जो कहलूर रियासत के किस राजा ने भाग लिया था? तो जो 1911 में बैठक बुलाई गई थी दिल्ली दरबार में। ठीक है। दिल्ली में, तो उसमें कहलूर रियासत के अमरचंद ने भाग लिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट, चित्रकार जो शोभा सिंह है उसका संग्रहालय कहाँ पे है? तो शोभा सिंह का म्यूजियम है अंद्रेटा में। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 55 का ए आपके पास सही उत्तर है। और बात की जाए आपके शोभा सिंह की, तो शोभा सिंह जो म्यूजियम की स्थापना की गई थी 1908 में, ठीक। नेक्स्ट, सॉरी, जो भूरी सिंह की जो संग्रहालय था आपके चंबा में, उसकी स्थापना की गई थी 1908 में, ठीक है। तो आपने कमेंट बॉक्स में पता कर लिखना है कि शोभा सिंह म्यूजियम की स्थापना कब की गई थी, ठीक। नेक्स्ट, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि दिसंबर 2015 के आसपास किस देश ने अपना विश्व बैंक बनाया था? तो बनाया था चीन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2016 के आसपास माइकल टेमर किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए थे? तो वे बनाए गए थे ब्राजील के। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट, वैलेंटाइन डे दिवस कब मनाया जाता है? तो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है 14 फरवरी को, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस, और यानी ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही उत्तर है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है आपके पास चाइना, उसके बाद सबसे बड़ा देश है भारत, ठीक है, और उसके बाद है अमेरिका। नेक्स्ट, वनस्थली विद्यापीठ भारत के किस राज्यों में? तो भारत के राजस्थान राज्यों में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कॉफी का जो सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्यों में होता है? तो कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है कर्नाटक राज्यों में। जबकि विश्व की बात किया तो विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है ब्राज़ील में, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63, भारत के किसी भी अर्धसैनिक बल की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन थी? ठीक है, तो वो थे अर्चना राम सुंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट, किस ग्रह का नाम समुद्र के देवता के नाम पर रखा गया था? तो नेपच्यून का नाम रखा गया था समुद्र के देवता के नाम पर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 65, रक्त के परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? तो उसकी खोज करने वाले व्यक्ति थे विलियम हार्वे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का जो इतिहास है सर्वप्रथम किसकी भूमिका में प्रकाशित हुआ था? तो प्रकाशित होता है हिंदी शब्द सागर में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यो कथन किसका है? तो यो कथन है रामचंद्र शुक्ल का, यानी ऑप्शन बी आपके पास सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 68, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो भोजपुरी भाषा आपके भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। बता दो कि भारत की जो 8वीं अनुसूची में इसमें टोटल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, तो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 8वीं अनुसूची, ठीक है, जो आपकी 8वीं अनुसूची है इसको कौन से संशोधन के द्वारा इसमें अप्लाई किया गया था, ठीक है, और कब किया गया था, कितनी भाषाओं को, इसमें 22 भाषाओं को कब ऐड किया गया था, ठीक। नेक्स्ट, जो थ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो थ वर्ण का उच्चारण स्थान है, सॉरी घ वर्ण, सॉरी जो आपके पास इसमें थ दिया इसमें थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, जो आपके पास थ वर्ण है उसका उच्चारण स्थान है दंत्यो, ठीक है। नेक्स्ट, अर्थ शब्द किस भाषा का शब्द है? तो अर्थ शब्द आपका अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट, एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं शब्द, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वस्तुओं के विषयों में विधान करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्रिया, ठीक। नेक्स्ट, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है वहाँ कौन सा समास होता है? तो वहाँ रहता है तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास आया इसमें। नेक्स्ट, न किस वर्ग का व्यंजन है? तो न है आपका त्वर्ग व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी उपभाषा राजस्थानी हिंदी का नहीं है? तो मगही आपके पास उपभाषा राजस्थानी हिंदी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, बुंदेली किस हिंदी की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली है बुंदेली। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 77, कितने वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 कालों में विभक्त किया था? तो उसको किया था 900 वर्ष, ठीक है, 900 वर्ष में। नेक्स्ट, पद्मावती समय किस काव्य रचना का अंश है? तो पृथ्वीराज लासो का है। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 79, जगनिक के जो आहला वीर गीत किस ऋतु में गाए जाते हैं? तो उसको गाया जाता है वर्षा ऋतु में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट, 80 का जो आपके पास क्या है, कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्य में जो संस्कृत प्राकृत काव्यों के लेखक कौन है? वो है
सोमप्रभ सूरी। ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही उत्तर है। तो 81 की बात करें तो 81 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, अष्टछाप के कवि किस दार्शनिक मत के को मानने वाले थे? तो वो मानने वाले थे शुद्धाद्वैतवाद को, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 83, रास पंचाध्यायी की रचना किसने की थी? तो इसको रचने वाले थे नंददास, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? तो मीराबाई की जो उपासना थी वो थी माधुर्य भाव की, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, लास्ट क्वेश्चन है, हम यह हालाहाल मधबरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत से चितवत इकवार, उपयुक्त दोहे के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता में से कोई नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, इतने ठीक है।